नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिन जिस तरीके से आंधी तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहर बरपाया था, उसमें 111 लोगों की जान चली गई थी। कुछ ऐसा ही मौसम आज भी 37 जिलों में देखने को मिलेगा और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और इसका असर साफ तौर पर कानपुर, हरदोई, बदायूं, जालौन में साफ तौर पर देखा गया है, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पे मौसम थोड़ा सा सुहावना बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से आंधी और तूफान ने पिछले दिन एक बड़ी तबाही मचाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 111 लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दुख व्यक्त किया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों की इस भयानक आंधी तूफान में मौत हुई है, उनके लिए 4-4 लाख रुपए का ऐलान भी किया था। सबसे ज्यादा मौत की अगर बात की जाए तो प्रयागराज से जो आंकड़ा है वो 21 के करीब है, भदोही में वही आंकड़ा 17 है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में 111 लोगों की इस आंधी तूफान से मौत हो गई है। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला कि जिस तरीके से टीन शेड से एक व्यक्ति बहुत दूरी पर 50 से 60 फुट जाके दूर गिरता है और उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तमाम तस्वीरें आई हैं और आज भी इसको लेकर के अलर्ट है और कई राज्यों के लिए अलर्ट है। लेकिन एक बात और भी है कि आज के बाद से मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा और गर्मी बढ़ेगी। और अगर बात की जाए तो बांदा का जो तापमान है वो 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब लोगों को थोड़ी बहुत जो गर्मी से राहत मिली थी, अब कहीं ना कहीं इसके लिए लोगों को परेशान होगा और साफ तौर पर इसके लिए मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि बेवजह वो घर से बाहर ना निकले, दोपहर में अगर जरूरी काम हो तभी निकले और जो भी जरूरी उपाय हो उसका पालन जरूर करें, जिससे उनको किसी प्रकार की इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है कि आंधी तूफान के साथ साथ बिजली भी गिर सकती है, 60 से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। तो खुद को महफूज रखें और जहां के लिए अलर्ट है वहां अगर हो सके तो घर से बाहर ना निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है? इंद्रवीर, अनम्यूट कर लीजिए आप। एक्चुअली असाइनमेंट से फोन होता। देखिए अखंड, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हमारी आज एक तो बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी वही हमारा फोनो चल रहा था अपना टीवी पे। तो अखंड, जिस तरीके से आज बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर के अंदर 300 मिले हैं और ये 100 जो बताए जा रहे हैं माँ बेटे और एक बुजुर्ग है जो कि परिवार का ही, माँ बेटे और उसके पिता की बताई जा रहे हैं। ये बहते हुए शारदा नहर में मिले, जो कि थाना बछरावा क्षेत्र के अंतर्गत मिले हैं और इससे चारों तरफ हड़कंप है। एडिशनल एसपी अगर मैं बात करूं तो आलोक सिंह का बयान भी आया है और पुलिस ने बॉडियों को लेकर के पंचनामा के लिए पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब इस पे जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये मामला क्या था, क्या ये हत्या है या फिर सुसाइड है। इस सब पे रायबरेली पुलिस काम कर रही है। पहली खबर तो ये है और ये बड़ी खबर है रायबरेली जिले की। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारी मौजूदगी रायबरेली के अगर मैं बात करूं तिकुला पे महाराजगंज रोड पे भाजपा कार्यालय में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जो है अभी हाल में ही मंत्री पद ग्रहण किया है 8 लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में, और उसमें से मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वो आज अपने अगर मैं बात करूं तो रायबरेली जो कि उनकी अपनी होम टाउन है और ऊंचाहार विधानसभा है, रायबरेली की ही एक विधानसभा ऊंचाहार है, वो आज पहुंच रहे हैं और यहाँ पे भाजपा कार्यालय पर मौजूदगी हमारी है। अब से कुछ देर बाद मनोज पांडे का जो अपना उनका काफिला है वो यहाँ पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी की गई थी और खबरें भी चली कि जो उनके काफिला है उस काफिले को लेकर के उन्होंने सारे अपने जो स्वागत, क्योंकि मंत्री बनके पहली बार जिले में आ रहे हैं तो स्वागत के लिए जितने भी प्रोग्राम उनके लगे हुए थे उन सब प्रोग्रामों को उन्होंने रद्द कर दिया है। क्योंकि पीएम और सीएम की अपील पर ईंधन बचाओ को लेकर के ये रद्द किए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी वो कुछ समय बाद यहाँ अपने भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। कुछ कार्यकर्ता है लेकिन गाड़ियों का हुजूम मैं आपको दिखाऊं जिस तरीके से है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम सारी गाड़ियां होती थी और तमाम सारे चीज होते थे, और अभी यहाँ पे कोई भी गाड़ियों का हुजूम नहीं है। देखिए, अक्सर अगर कोई जब मंत्री विधायक आता है तो यहाँ पे गाड़ियों का हुजूम रहता है, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जब मंत्री बनकर पहली बार आ रहे हैं तो फिलहाल इससे जो है अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के भाई हमारे साथ है, मैं आपसे जानूंगा और तमाम सारे कार्यकर्ता हैं कि किस तरीके का उत्साह है, पहली बार मंत्री बन के आ रहे हैं भाजपा के कार्यकाल में, और किस तरीके के स्वागत का जो कार्यक्रम था वो रद्द किया गया है, और किस तरीके की अब आगे की जो प्रक्रिया है उनके स्वागत में क्या किया जाएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है। पहली बार आपके भाई या यूं कहें कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश अब आ रहे हैं अपने होम टाउन, और किस तरीके का स्वागत, और पूरे प्रोटोकॉल सारे जो थे वो स्वागत के कैंसिल कर दिए गए हैं, तो कैसे देखते हैं और कैसे क्या प्रोग्राम है आगे का? देखिए, जो भारत के हमारे ये सबसे प्रधानमंत्री का आह्वान तो कम से कम वो ऊर्जा को बचाए, क्योंकि वैश्विक महामारी चल रही है पूरे विश्व में। उसी के तर्ज पे माननीय मनोज कुमार पांडे जी कैबिनेट मंत्री ने आह्वान किया अपने सभी परिवार के लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश आह्वान है उसको फॉलो करते हुए उनके दिशा निर्देशन में हम लोग अपना भव्य रंगारंग जो कार्यक्रम हम लोग का जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था उसको रद्द करते हुए साधारण तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे, अपने परिवार के सभी सदस्यों से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और उनके बीच में अपनी सहभागिता करेंगे। जी आकाश, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री तो थे ही समाजवादी पार्टी सरकार में, और वहीं से वो विधायक भी बने, और अब बीजेपी का दामन थाम करके वो कैबिनेट मिनिस्टर बन करके पहली बार रायबरेली आ रहे हैं। स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखा जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, और उस अपील का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो हुजूम होता है आमतौर पर हर जगह पर अपने मंत्री का, अपने नेता का स्वागत करने के लिए, जिस तरीके से इंद्रवीर ने भी दिखाया कि समर्थक तो पहुंच गए हैं, लेकिन गाड़ियों का जो हुजूम है, जो लाव लश्कर है, वो दिखाई नहीं दे रहा। और साफ तौर पर ये दिखाई देता है, ये तस्वीर दिखाई देती कि जो अपील देश के प्रधानमंत्री ने की थी, जो जिसको लेकर के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ संजीदा है और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं वो साइकिल से चल रहे हैं। यहां तक की खबर आई कि आकाश सक्सेना जो रामपुर से विधायक हैं, उन्होंने 4 ई रिक्शा खरीद ली हैं, अब वो उसी ई रिक्शा से जगह जगह कार्यक्रम स्थलों पर जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर मनोज पांडे जो पहली बार आ रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद रायबरेली, वहां पर उन्होंने जो अपील की है उसका भी असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक बात इसमें और बिल्कुल देखिए, अगर मैं आपको मैं 2 सेकंड को बिल्कुल देखिए, मैंने बताया कि जिस तरीके का यहाँ पे प्रोटोकॉल होता था, चाहे वो कोई भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो या कोई भी हो, वो आता था तो कहीं ना कहीं हुजूम होता था, गाड़ियों का तांता होता था, और सिपला चौराहे से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ये भाजपा कार्यालय है महाराजगंज रोड पर, और यहाँ पर साधनों की बिल्कुल ही अगर मैं बात करूं तो कोई भी 4 पहिया दिख नहीं रही मीडिया के अलावा, या ऐसे कुछ और जो बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं नगर पालिका की, ऐसा कुछ वही है जो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस है उनकी गाड़ियां। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी गाड़ियां दिख नहीं रही, और ये बड़ा अच्छा है देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके अपील करी, उसको भी केंद्रीय मंत्री मैं बात करूं कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जैसे पहली बार आ जा रहे हैं, तो उसको लेकर के उनके आह्वान पर कार्यकर्ता तो पहुंचे हैं, भारी संख्या पे कार्यकर्ता है, लेकिन ये वाहन से नहीं आए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी अपने व्हीकल से, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनसे पहुंचे हैं। और ये बड़ी अच्छी खबर है भाजपा के लिए कि ऐसे प्रोटोकॉलों को लेकर जब नेताओं पे उंगली उठती है और यही नेता नियम तोड़ते हैं, तो अब वही नेता इस नियम को पहले, और मैं अगर बात करूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ज्यादातर अब इस मुहिम में नेता ही सबसे पहले ये चीजें निभाते दिख रहे हैं। जी अखंड, और भी कुछ कार्यकर्ता मैं जानना चाहूंगा, आज तमाम सारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के यहाँ, और मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आज प्रोटोकॉल होता है, तमाम सारे गाड़ियां आती थी, आज गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और कभी सक्रिय नेता भी हैं आप, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मनोज जी के मंत्री बनने से उत्तर प्रदेश के नौजवानों में मनोज पांडे खाली रायपुर के नेता नहीं है, गाजियाबाद तक, हरदोई से लेकर हापुड़ तक के नेता है। मगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया देश के लोगों से, तो आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान होता है, तो इसके सब देशवासी उस आह्वान को मानते हैं कि एक मुखिया के परिवार के मुखिया ने अगर कोई आदेश किया है या कोई आह्वान किया है तो हम उसका पालन करेंगे। उसी के तहत हमारी पार्टी के नेताओं ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने
अपनी सुरक्षा की चिंता न करते हुए वो स्वयं खाली दो गाड़ी चल रहा है। देश के गृह मंत्री जी की स्थिति भी वही है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी फ्लीट कम कर रखी है और आपने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दे दिया है कि अगले 1 साल तक किसी प्रकार की कोई वाहन की खरीद नहीं होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो देश की समस्या है, सबकी समस्या है। देर रात पेट्रोल के दाम बढ़े और अब अगर मैं बात करूं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया है और कहा कि ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए। अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को देश की जनता को धमकियां मिल रही है। उनको जब यही नहीं पता, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जब समस्या है, पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है, तो कितना दाम बढ़ा। राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, ऐसा भी अभी खबरें आ रही हैं। अब राहुल गांधी को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सभी लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख मतलब रही है। देश की चिंता उनको नहीं है। नहीं, उनकी जो चिंता है वो उनको लोग उनकी बातों को गंभीरता नहीं लेते। वो क्या कहते हैं उनको स्वयं नहीं पता है, वो अपने ही बात को दोबारा भूल जाते हैं हमने क्या कहा कुछ देर पहले। ये तो समझते हैं। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि देखिए राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है, उसका असर दिखाई दे रहा है तमाम जगहों पर जहां पर उनकी सरकारें हैं। लोगों ने अपने फ्लीट को कम कर दिया है और जिस तरीके से मैं दिखाया कि मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से जाते हुए नजर आए, फिरोजाबाद के डीएम पैदल चल करके गए हैं और कमिश्नर हैं वो भी साइकिल से दफ्तर जा रहे हैं, एसजीपीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो भी साइकिल से जा रहे हैं। तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, लेकिन इतना जरूर है इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है और उन्होंने बोला है, मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा हूं कि साइकिल जरूरी है, उपयोगी है, साइकिल से ही चलिए। तो कहीं ना कहीं अपनी साइकिल का प्रचार इस तंज के जरिए किया है, लेकिन ये तंज ही है बीजेपी के ऊपर जो, और साफ तौर पर इन दोनों नेताओं का, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, साफ तौर पर उनका कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का ये ऐलान जनता के साथ धोखा है। जनता को जिस तरीके से महंगाई की मार में झोंका जा रहा है, पहले सोने के रेट में बढ़ोतरी की गई, न खरीदने की अपील की गई और अब जिस तरीके से 3-3 रुपए की प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल और डीजल में और सीएनजी के दामों में, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ी बुरी खबर के लिए है और एक बड़ा बुरा सपने के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल राजनीति इस पर जारी है, आप जरूर इस पूरी कवरेज को और जो कैबिनेट मिनिस्टर है मनोज पांडे वो आते हैं उसको भी देखिएगा, क्योंकि उन्होंने अपील की है और ये अपील के साथ उनके गाड़ियों का काफिला कितना होता है, उनके प्रोटोकॉल में कितनी गाड़ियां होती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, क्योंकि उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। चला इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श हरदोई से बने हुए। आदर्श कौन सी खबर है? देखिए अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद के जो बिलग्राम छाछ है, वहां पर एक सरकारी बैंक के मैनेजर हैं जिनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और जो केनरा बैंक के जो शाखा मैनेजर हैं तो उनका जो तबादले को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वीडियो वायरल उनका हुआ है। वहां पर जो उनके साथ में जो लड़की है वो डांस कर रही है और गाना भी एक गा रही है कि तेरे नाम का कलमा पढ़ो, और उस पर जो है उस लड़की पर उससे कई तरह के इशारे भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ था, सोशल मीडिया के जो वहां पर यूट्यूबर हैं या फेसबुक के जो लोग हैं जुड़े, काफी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि इस तरह की संस्था में इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शाखा मैनेजर है वो सिगरेट भी पी रहे हैं हाथ में लेकर, और उसके बाद जो लड़की डांस कर रही है उस पर तरह की जो नजरें भी उठ रही हैं। एक वीडियो मैंने चैनल को भेजा भी है, उसमें भी यही देखा जा सकता है कि जो शाखा मैनेजर केनरा बैंक के, तो उन्होंने तबादले से पहले एक दिन पहले उस लड़की को बुलाया, वो डांस कर रही है, डांस करते हुए उसका किसी वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जिससे जो फेसबुक के लोग हैं उनको प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं एक गलत नजर से देखा जा रहा है। जी अखिल। आदर्श, क्या इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद क्या किसी शाखा प्रबंधक जो थे जिनका तबादला हो चुका है और उससे एक दिन पहले जो पार्टी की जो तस्वीरें आई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या इसके वायरल होने के बाद क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है बैंक की तरफ से? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आचरण नियमावली होती है इसका तो घोर उल्लंघन इसमें है, और अगर इस तरीके के वीडियोस जब आते हैं और एक कर्मचारी इस तरीके के आचरण के साथ, इस तरीके के गलत आचरण के साथ वो पेश आता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। तो क्या बैंक ने इसको लेकर के कोई कार्रवाई की है? देखिए मैं बताता हूँ कि बैंक को लेकर हम बात करें, अभी बैंक ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हाँ जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तरह तरह की यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उसको देखकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, वो भी ऑफिस के अंदर की या ये वीडियो वायरल हो रहा है।
जी अखंड, अब देखने वाली ये बात होगी कि इस बैंक के पूरे जो मामले मैनेजर है में जो मैनेजर थे उनका कोई बयान आया, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया, किसी तरीके की कोई बात कही जा रही है, कोई बात, क्योंकि इस तरीके का जब एक आचरण, एक सरकारी कर्मचारी इस तरीके का आचरण करता है जो कहीं ना कहीं उसके आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन है, ऐसे में उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की बात तो होनी है कि हो सकता है उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन उसकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया इस पूरे मामले में? अभी तक देखिए अखंड उसकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, और ना तो जो केनरा बैंक के मैनेजर उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन लिया है, लेकिन ये बात जरूर है कि उस पर कहीं ना कोई कार्रवाई होना तय जरूर है। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक सरकारी कर्मचारी का अगर आचरण उसके नियमावली के विरुद्ध हो तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पर्सनल कोई कार्यक्रम नहीं है, और अगर इस तरीके के कार्यक्रम में इस तरीके का अशोभनीय या यूं कहे कि जो उनकी नौकरी से मेल ना खाता उस तरीके का अगर आचरण वो पेश करते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके के मामलों में किस तरीके की संलिप्तता इन लोगों की होती है। उनको क्या अपने व्यवहार के बारे में नहीं पता होता, या वो जो आचरण नियमावली बनाई जाती है जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं तब जो उनको बताया जाता है, क्या उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है? लेकिन जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार किस तरीके से न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बल्कि अपने पद की जो गरिमा है उसको भी तार-तार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जितेंद्र की बात करते हैं बस्ती। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखंड, खबरों की बात कीजिए तो खबरें तमाम है, लेकिन फिलहाल दो प्रमुख खबरें हैं। पहली खबर पर अखंड आपको बता रहे कि जिस तरीके से देर रात है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से सुर्खियों में था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, फिलहाल देर शाम ही ये पूरा मैसेज अब आता है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, साथ ही सीएनजी जो है उसके भी दाम बढ़ गए। लेकिन एक चीज अखंड पहले भी देखिए, लगातार जो पेट्रोल पंप थे वो खाली थे, कहीं ना कहीं वो ड्राई हो चुके थे, पेट्रोल नहीं मिल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता हो कि पेट्रोल पंप के जो मालिक है, जो संचालक है, क्या जो डीजल है, पेट्रोल है, वो लोग होल्ड करके रखे थे, तो फिर सडनली अचानक से जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, सब मौके का जो है ढूंढते हैं कि अगर मौका मिले तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसमें हाथ सफाई किया। तो हो सकता हो कि शायद उसको देखते हुए कि इंतजार में थे कि जैसे ही दाम बढ़ेंगे तुरंत पेट्रोल पंप खोल दिए जाएंगे। फिलहाल लेकिन ये कहीं ना कहीं जिले के कई ऐसे पेट्रोल पंप है जो ड्राई पड़े हैं, अभी भी बंद पड़े हैं। अब देखते हैं कि देर शाम तक क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद में क्या वो संचालन जो पेट्रोल पंप है वो खोलते हैं या अभी भी बंद रहेंगे, ये देखना। लेकिन कहीं ना कहीं साफ बात है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जिस तरीके से लगातार देखा गया, प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया जनता से भी, बस्ती में भी तमाम ऐसे जो नेता हैं उनके फोटोज और वीडियो सामने आए हैं कि वो लोग भी बैटरी रिक्शा से, तो कहीं बस्ती के अधिकारी है वो अपनी साइकिल से अपने ऑफिस में जाते हैं, सरकारी कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं लगातार इस चीज की तस्वीर और वीडियोस लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन आम जनता का साफ तौर से बात है, क्योंकि जिस तरीके से शादियों का भी सीजन है, उस समय डीजलों की भी जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस ज्यादा है, लेकिन लोग परेशान है। लेकिन वही क्या कहते हैं कि मौका जैसे ही मिलता है तुरंत जो है जो संचालन करता है वो कहीं ना कहीं फायदा जरूर लेते हैं। फिलहाल जनता परेशान है, अब देखते हैं कि शाम तक क्या पेट्रोल पंप। नहीं जितेंद्र, इस पे एक सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से आपने बताया कि लोग मौका खोज रहे थे या पेट्रोल पंप संचालक मौका खोज रहे थे इजाफे का, कि रेट में इजाफा हो, लेकिन ये तो बात की बात है, क्योंकि जो सप्लाई होती है वो तो अमूमन आमतौर पर होती है, या फिर हो सकता हो उनको लगता हो सप्लाई नहीं हो रही हो तो बचा के रखो स्टॉक, जब बढ़ोतरी होगी तो उसको बढ़े हुए दाम में बेचेंगे। लेकिन एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि अभी भी कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बंद है, अगर बात की जाए बस्ती शहर की या पूरे बस्ती की, तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ओवरऑल कितने परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितने परसेंट टंकियां अभी भी पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टैंक्स जो हैं वो बंद है बस्ती जनपद में? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से जो आंकड़े की बात की जाए तो लगभग पूरे बस्ती जनपद में, पूरे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अगर बात करें, लगभग 180 या 90 के आसपास जो पेट्रोल पंप है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शहर के जो पेट्रोल पंप है आसपास की बात की जाए तो अनुमान अगर देखा जाए तो शहर के लगभग 1-2 पेट्रोल पंप हम नहीं कह सकते, लेकिन शहर के लगभग पेट्रोल पंप बंद है। यूं अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से शहर के पेट्रोल पंप ड्राई हो रखे हैं तो स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि देहात के भी पेट्रोल पंप जो है ड्राई होंगे, क्योंकि पेट्रोल अगर जिस तरीके से देहात में जब लोगों को नहीं मिलता तभी वो शहर में आते हैं, और शहर के जो पंप है पूरे तरीके से खाली है। खुले हुए जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, क्या वहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, या फिर इजिली वहां पर ईंधन उपलब्ध हो जा रहा है? किसी तरीके की कोई बार कर रखा है कि 5 लीटर मिलेगा, 10 लीटर मिलेगा, 1000 रुपए का मिलेगा कार वालों को, 2000 का, इस तरीके से बारिंग सिस्टम लगा रखा है उन्होंने, या फिर जो भी आ रहा है उसको मिल रहा है और कतारें कहीं नहीं है?
नहीं, कतारें बिल्कुल कतारें लगी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल पंप बंद है, तो स्वाभाविक बात है कहने के एक दो पेट्रोल पंप है तो लाइनें लगी है। लेकिन ये कोई ऐसे बॉन्ड नहीं है कि आपको 1 लीटर या 2 लीटर या 1000 या 500 का ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास तेल है, तो जो आपको भरपूर मात्रा में चाहिए, आपकी गाड़ी में जितना तेल जा सकते हो पूरी तरीके से उतना तेल दिया जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक बात है। अगर इतनी बड़े पैमाने पर अगर सब कुछ सही है कि जहां पर जाइए कोई बारिंग नहीं है, उनको जितना चाहिए उतना तेल मिल रहा है, लंबी कतारें, तो आखिरकार प्रशासन ने तो सुध ली होगी। क्या कारण है, क्या इसके पीछे वजह है कि इतने पेट्रोल टंकियां बंद है, पीछे वजह क्या बताई जा रही है? ठीक है, स्वाभाविक बात है, पेट्रोल पंप के जो संचालक है उनका साफ कहना है कि आगे से पेट्रोल आ नहीं रहा है उनके पास में। कहीं ना कहीं जो खेप होती है उनको बस्ती पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि अगर लखनऊ से आना है या कानपुर से। प्रशासन का अभी तक कोई बयान इस तरफ से नहीं आया। प्रशासन का अभी तक प्रशासन ने कोई बयान नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं कि आपको न्यूनतम इतना पेट्रोल लेना है या आपको जो आवश्यकता अनुसार या जरूरत हो वो ले ले। ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है। लेकिन यह है कि संचालन का ये साफ पैनामा है कि पेट्रोल वहां से आने में जो है समय लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले तो एक क्रेडिट पे पेट्रोल दिया जाता था जो ऊपर से आता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्रेडिट जो थी वो बंद हो चुकी है। वरना पहले आपको पेमेंट वहां डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर आपका कंटेनर वहां से रिलीज होता है। तो स्वाभाविक बात है, उसको देखते हुए भी साफ तरह से ये देखा जा सकता है कि गाड़ी यहाँ तक पहुंचने में समय लगे, जिसकी वजह से भी पेट्रोल पंप ड्राई माने जा सकते हैं। ये मुकारण हो सकता है खंड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है, और ऐसा नहीं कि बस्ती में, कुछ जगहों से और भी इस तरीके की खबरें आती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन को जरूर नजर रखनी चाहिए। और क्या वजह है कि पेट्रोल पंप बंद है? क्योंकि पेट्रोल पंप संचालक अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि आगे से पेट्रोल नहीं आ रहा, इस वजह से हमारे पेट्रोल टैंक बंद है, तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पूरे मामले पर संजीदगी से ध्यान देना चाहिए, और जो भी जरूरी कदम या उपाय हो उसको जरूर अपनाना चाहिए, कि जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो सके और जो इस तरीके की दिक्कतें आ रही हो वो खत्म की जा सके। बिल्कुल अखंड है, क्योंकि लगातार ड्राई की कंडीशन बनी हुई है। जिस तरीके से बताया कि शादियों का विशेष समस्याएं पूरी तरीके से लगी हुई है, जनता भी परेशान है। फिलहाल अखंड, कल हम लोगों ने खबर की बात करी, जिस तरीके से देखा गया था कि लगातार जो आंधी आई थी उसकी वजह से काफी नुकसान देखा गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात इस बारे में बस्ती के जिलाधिकारी से भी बात कही कि यह पूछा गया कि क्या कितने प्रतिशत कितने लोगों का क्या उसमें नुकसान हुआ है, न्यूनतम क्या उसमें कोई जनहानि हुई है। फिलहाल ऐसे जनहानि की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो जनता का नुकसान है, किसी के जो टीन सेट उड़ गए हैं, गाड़ियां गिर गई तो क्षति। फिलहाल इस पूरे मामले में आंकड़ों की बात की जा रही है, जल्दी इसकी रिपोर्ट भी सामने, क्योंकि यह भी जहां तक अगर सूत्रों की माना जाए तो शायद हो सकता हो कि लखनऊ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शायद यह भी कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है, ये बातें आ सकती हैं कि जो लोगों को आपदा के तहत लोगों को कुछ राहत भी दी जाए, क्योंकि नुकसान लोगों का काफी हुआ है। पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली है अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि अभी जो जिनकी जनहानि हुई थी उसको लेकर के सीएम योगी ने ऐलान किया है, मुआवजे का 4-4 लाख रुपए उनके परिवार वालों को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने बहुत सारी तस्वीरें दिखी और जितेंद्र हो या फिर हमारे तमाम सहयोगी हो, अन्य जगहों से हमने तस्वीरें दिखाई कि बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। ऐसे में प्रशासन को इसको लेकर के कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट शासन तक जरूर भेजनी चाहिए, जिससे नुकसान का आकलन करके जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, कम से कम उनके इस नुकसान की भरपाई में कुछ योगदान जरूर सरकार की तरफ से हो, तो शायद उनको जरूर राहत मिलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र। अगर जो भी अपडेट आएगा एक बार अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा कि क्या जो उन्होंने रिपोर्ट शासन को भेजी है उस पर किसी तरीके का कोई रिएक्शन या कोई उसके ऊपर से कोई उनका कोई जवाब आया। देखिए, शासन से कहीं ना कहीं रिपोर्ट मांगी कि मैं ऑफिशियली तो नहीं कह रहा हूँ, अनऑफिशियली अगर बात की जाए, क्योंकि जहां तक मुझे तो जानकारी लगी है, क्योंकि अगर अधिकारी डेटा कलेक्ट करें तो स्वाभाविक बात है, हो सकता है शासन से रिपोर्ट जरूर मांगी गई, क्योंकि डेटा जो है इसका एकत्रित किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी। जिस तरीके से 111 लोगों की इस पूरे आंधी तूफान में लोगों की जान गई, जनहानि हुई, और रूस के राष्ट्रपति ने इसको लेकर के दुख व्यक्त किया, तो अपने आप में समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनहानि हुई है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो तस्वीरें भी बयां कर रही थी कि किस तरीके से आंधी तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहर बरपाया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप ब्रजेश के पास चलते हैं सिद्धार्थ नगर। ब्रजेश, कौन सी खबर है? जी अखंड, मैं आपको बता बाबू दूं तैयार हो गए कि क्या? चलो आज चलो चलते ग्रामीणों हैं। के द्वारा जो है चलो, नहर मेरा भी विभाग काम हो, अब पर चलते एक हैं। आरोप लगाया है कि चलो, जिस तरीके से हाँ पूरा सिद्धार्थनगर जिला मैं ले चल रहा हूँ, एक चलो। आकांक्षी जनपद है, और आकांक्षी जनपद होने के साथ साथ यहाँ किसानों को जो है काला नमक धान को लेकर के प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं नौगढ़ तहसील के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत अटकोनिया है, जहाँ ग्रामीणों का यहाँ लगभग 15 वर्षों से एक माइनर निकला हुआ जिसमें काफी सिल्ट पटा हुआ है।
और ऐसे में जहाँ सरकार जो है जो क्षेत्र है वहाँ निचला क्षेत्र होने के नाते जो है काला नमक धान की अच्छी उपज भी होती है, लेकिन सिल्ट पटने के कारण वहाँ की जो है लगभग दर्जनों गांव जो है काला नमक की धान की जो खेती नहीं कर पा रहे हैं अखंड। हम चाहेंगे एक बार जिस तरीके से जो ग्रामीणों का जो बयान आया स्पष्ट दिखाया जाए कि ग्रामीणों ने खुले तौर पे कहा है कि यहाँ के जो विभागीय हैं अधिकारी हैं सिर्फ पैसे निकाल लेते हैं और जो नहर से निकला हुआ माइनर है उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है अखंड। नहीं तो करते क्या है अधिकारी के लिए जो पैसा आता है क्या किसके लिए निकाल के क्या करते, निकालने से क्या फायदा होता है उनको? उस पैसे को निकाल करके अपने यूज के लिए दिया गया कि नहर की सफाई के लिए दिया गया है, या फिर जो किसान है वो परेशान ना हो उसके लिए दिया गया है कि आपकी परेशानी को दूर करने के लिए पैसा दिया गया है क्या? अगर किसान आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब तो है नहीं कि ऐसे ही बेफिजूल में आरोप लगा रहे होंगे। उन अगर आरोपों में दम है, सच्चाई है, तो आपको जांच करानी चाहिए कि ये किसान झूठ बोल रहे हैं, और अगर किसान झूठ नहीं बोल रहे हैं तो नहरों की सफाई हो जानी चाहिए। तो ना नहर की सफाई हुई है, न किसान को कोई राहत मिल पा रही है। तो ऐसे जो पैसे आते हैं सरकार के, सरकार योजना लाती है कि किसानों को राहत मिलती रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो उन पैसों का इसी तरीके से अगर इसी तरीके से पानी की तरह बहा दिया जाएगा नहर के नाम पर, तो खत्म हो जाएगा। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए इस संबंध में जब जेई से जो नहर विभाग के जेई उनसे संपर्क किया गया तो संपर्क तो नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो है फोन जो है बिजी जा रहा था, फोन उनसे लग नहीं पाया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से किसानों का आरोप है कि सरकार लगातार जो है आकांक्षी जनपद होने के बावजूद लोगों को प्रोत्साहित करती है काला नमक धान को लेकर के, लगातार प्रशासन जो इसको लेकर के जो है समय समय पर जो भी बैठक भी होता है, मेले का आयोजन भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसानों को उनको सही तरीके से सुविधा ना मिल पाए, जिस तरीके से जो माइनर निकाला गया, जब माइनर की सही व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि जो है अगल बगल से पानी आ करके उसमें जम जाती, जिसके कारण वहाँ लोग जो है तो सबसे बड़ी बात है ब्रिजेश, तो फिर वही बात है ना कि लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो रही, उनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो आप उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए बैठे हैं ना कि उनको परेशान करने के लिए बैठे हैं? उनकी जो समस्या है जस की तस है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को तो कम से कम उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जेई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या जेई काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो उससे ऊंचे पद पर अधिकारी हैं, अगर वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, चीफ इंजीनियर होंगे, एक्सीएन होंगे, क्या इन लोगों ने भी कार्रवाई करना या काम करना उचित नहीं समझा? उनके पास कोई गया, उनके पास किसी तरह की कोई बातचीत हुई, किसान की वहां पहुंचे थे? जी अखंड मैं आपको बता दूं, किसानों के द्वारा साफ तौर से बताया गया कि हम लोगों के द्वारा कई बार जो है विभागीय अधिकारियों को सूचना भी दिया गया और शिकायत भी किया गया इस संबंध को लेकर के कि यहाँ सफाई करवाया जाए, लेकिन आते तो हैं, लेकिन आकर के फिर देख करके थोड़ा मोड़ा करके निकल जाते हैं, कहते हैं सब हो गया। लेकिन जब जहां तक अगर पूरी माइनर की सफाई नहीं होगी तो जो जल निकासी होता है एक जगह स्थिर हो जाती है और ऐसे में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो फसल सही बात है, उनकी फसल तो उगी रही है उसी के नाम पर, उसी नहर के नाम पर, लेकिन जिसकी फसल बर्बाद हो रही है, जो जो डिपेंडेंट है उस फसल पर ही, उसकी फसल की कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिन कंधों पर, जिन विभागीय अधिकारियों पर इस पूरे नहर की सफाई का जिम्मा हो, अगर वो उसको साफ ही नहीं करेंगे, किसान अपनी दास्तां सुनाने जाएंगे और उनकी दास्तां सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे, तो आखिर करेंगे क्या? सफाई करेंगे नहीं, किसान परेशान है, हैरान है, जा रहा है अपनी दास्तां सुनाने, उसको सुनेंगे नहीं। अगर जब वो हो जाएगा, जब आएंगे मौके पे तो कह रहे सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ सही है, कुछ गलत है ही नहीं। तो आखिरकार अपनी परेशानी किसको बताएगा वो? क्या जाकर के सीधे मुख्यमंत्री को बुलाएगा क्या कि आइए नहर देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे? और जब मुख्यमंत्री इसको लेकर के शासन में या किसी बड़े अधिकारी को फटकार लगाएंगे, जब कोई उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो कहेंगे मुझे जानबूझ करके परेशान किया गया, मैंने तो काम कराया था लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके परेशान किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल जितना मशहूर है और लोकप्रिय है, ये समझा जा सकता है। और अगर वहां के ही किसान इसको लेकर के अपनी व्यथा बताने में जुटे हुए हैं, परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं, और उस गुहार का कोई असर नहीं है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सबकी संवेदनाएं मर चुकी हैं इन किसानों के प्रति, तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिरकार जो जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हैं वो आंखों पर पट्टी बांध करके और कानों में रुई ठूस कर क्यों बैठे? सरकार तनख्वाह आपको इसीलिए देती है, आपको काम करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप गैर जरूरी कामों को कीजिए, पर अगर किसी की समस्या है, परेशानी है, तो उसको तो कम से कम दूर कीजिए। क्या वो जो किसान है वो झूठ मूठ में आकर के इस तरीके का बयान दे रहे हैं? सवाल यही है। इस तरीके गंभीर मामले बने हुए हैं और जिस तरीके से ब्रजेश ने बताया है, अगर ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है, कम से कम उन किसानों की इस गुहार को सुनिए, क्योंकि आप पर ही उम्मीद करते हैं, आप पर ही भरोसा जताते हैं और आपसे
ही उनको उम्मीद है, वो अपनी बातों को मुख्यमंत्री के पास जाकर नहीं कहेंगे, वो आपके पास ही आएंगे और चाहेंगे कि आप उनकी समस्या का निराकरण करें, उसको दूर करें। फिलहाल इसको लेकर के ब्रजेश जरूर बात कीजिएगा विभागीय अधिकारियों से, अगर हो सकेगा तो चीफ से बात करिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इतनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, तो आखिरकार वो किसके पास जाएं, किससे अपनी परेशानी बताएं और कब इसका समाधान होगा, ये भी जरा हमें बता दीजिए, तो कम से कम उन किसानों को हम बता दें। इसको लेकर के जरूर सवाल जवाब कीजिएगा और जो भी उनका रिएक्शन आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा और उन किसानों तक भी पहुंचाइएगा कि इस तरीके से उन्होंने आपकी बातों पर रिएक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश तमाम जानकारी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश में आज से 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है पेट्रोल और डीजल के दामों में और साथ ही साथ सीएनजी के भी दामों में इजाफा किया गया है, तो अपने आप में लोगों के ऊपर महंगाई की मार बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो महंगाई है, खुदरा महंगाई है, वो भी बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों को जो सामान होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ेंगे तो लोगों के सामने एक बड़ी समस्या होगी और कहीं ना कहीं उनको इस बढ़े हुए दामों पर ही सामान खरीदना होगा। तो देश के प्रधानमंत्री पहले ही अपील कर चुके हैं और अब से आज से इजाफा भी हो गया है और तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि मंत्री से लेकर के अधिकारी साइकिल पर चलने लगे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साइकिल को लेकर के तंज भी कसने लगे हैं कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि साइकिल ही एकमात्र सहारा है, इसे ही चलना होगा। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।